माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजने का हक आखिर बच्चों को किसने दिया? यह कहानी आपके दिल को छू लेगा। और यह बात भी तो सही है, आखिर बच्चे को वृद्धा आश्रम भेजने के लिए माता पिता को हक आखिर किसने दिया? तो दोस्तों, यह कहानी जरूर सुनिएगा और अगर सचमुच अच्छा लगे दिल को तो शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुलेखा जी अपने पति मदन के साथ रहा करती थी। उनका एक ही बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। इसलिए सुलेखा जी चाहती थी कि हम जिस प्रकार से अपनी जिंदगी गरीबी में बिताए हैं उस प्रकार से मेरे बेटे ना बिताए। इसलिए अपने बेटे को बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी। इसलिए सुलेखा जी अपने घर पर रहकर और बेटे को बाहर शहर में भेज दी थी पढ़ने के लिए। उनका पति भी मदन जी भी सुलेखा जी की बहुत मदद किया करते थे। सुलेखा जी एक हाउसवाइफ थी, वह घर पर रहती थी। लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा होने लगा था और पति की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, मदन जी खेत खलिहानी का काम किया करते थे। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अब सुलेखा जी भी कुछ काम करने के लिए ठान ली थी। इसलिए वह घर पर ही मिठाइयाँ बनाती थी। सुलेखा जी की हाथों में ऐसी जादू थी कि वह जो भी मिठाइयाँ बनाती थी उनमें बहुत ही ज्यादा मिठास हो जाता था, बहुत ही ज्यादा स्वाद आता था। एक बार उनकी जो भी मिठाइयाँ खाता था उनका दीवाना हो जाता था। इसलिए सुलेखा जी गांव में ही रहकर मिठाइयाँ बनाती थी, मुरब्बे की मिठाइयाँ बनाती थी। उनका ज्यादा फेमस मिठाई मुरब्बे का ही मिठाई था और वह डब्बे में पैक पैक करके शहर में भी बेच दिया करती थी। सुलेखा जी और मदन जी की जिंदगी अच्छे से गुजर बसर हो रहा था। बेटा भी शहर में पढ़ने लिखने चला गया था। माँ के पास हरदम फोन किया करता था, लेकिन जब पैसों की जरूरत होती है तभी फोन किया करता था। फिर भी सुलेखा और मदन जी कुछ भी नहीं कहते थे। वैसे तो जब भी सुलेखा को अपने बेटे की याद आती थी वो फोन कर लिया करता था। अब तो सुलेखा के बेटा विदेश में पढ़ने के लिए तैयारी कर रहा था, विदेश जाना था। इसलिए सुलेखा अन्य गांव के लोगों को भी, बेटियों बहुओं को भी मिठाई बनाने का कारोबार सिखाने वाली थी। उससे सुलेखा को ज्यादा पैसे का इनकम होता, जिससे अपने बेटे को विदेश पढ़ाने भेजने में उसकी मदद कर पाती थी। असल में सुलेखा का बेटा दिनेश बहुत ही मतलबी था। उसे तो अपने माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं था। बहुत बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करते हुए भी पढ़ा लिखा कर या अन्य कुछ काम करके कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन दिनेश बहुत ही आलसी था। और तो और उसके दोस्त जो फ्रेंड थे वे भी ऐसे ही मिल गए थे, बस पैसे खर्च करने के लिए। अगर कॉलेज स्कूलों में 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती तो माँ बाप से 70-80 हजार रुपए मांग लेता था और ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करता था अपने गलत काम में। उसको खाने पीने का शौकीन था, वो उड़ाता था, लड़कियों को भी घुमाता फिराता था। और यह सबसे अनजान थे सुलेखा और मदन जी। लेकिन फिर भी अपने एक ही तो बेटा था, उसको पढ़ा लिखा कर बहुत काबिल बनाना चाहते थे। मदन जी भी बहुत सारे सपने देखे थे कि कुछ हो या ना हो, कम से कम बुढ़ापे में तो बैठकर खाओगा, क्योंकि वह जानते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ न कुछ जरूर बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। क्योंकि वह जानता है कि माँ बाप किस गरीबी से उसको पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन इधर दिनेश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह विदेश जाने के लिए तैयारियां करने लगा। लगभग 2 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन वह माँ से 3 लाख रुपए मांग रहा था। इधर तो सुलेखा के पास उतने पैसे थे ही नहीं। अब वो क्या करती? इसलिए गांव के जमीन बेच दी। गांव के जमीन बेचने से उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। उसके पास तो जो गहने गिठो थे बेटे को शहर जब भेज रही थी उस समय ही गिरवी कर दी थी। इसलिए बस अब एक जमीन ही बचा था, जमीन भी बेच दी थी, क्योंकि बस ये लास्ट ईयर चल रहा था। विदेश में बस साल भर की पढ़ाई करने के बाद दिनेश को जॉब लग जाता और यह सुलेखा के लिए बहुत खुशी का ही बात था। दिनेश बोल रहा था, माँ इसकी चिंता तुम मत करो, मैं जब कमाने लगूंगा तो तुम्हारा सब का खेत खलिहान ले दूंगा। और सुलेखा भी सोची कि ठीक ही तो कह रहा है, आखिर यह सब पैसे तो मेरे बेटे दिनेश के ही है, आज बेचूं या कल बेचूं, इनका तो काम अभी जब जरूरत है तभी बेचने में फायदा है।
इसलिए 3 लाख रुपए खेत जमीन जायदाद बेचने के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए आए थे। फिर भी 50 लाख रुपए घट रहे थे। अब तो सुलेखा के पास 50,000 रुपए जमा करने में बहुत मेहनत लगने वाला था। यह बात दिनेश को भी वह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह जानती थी कि अगर दिनेश को बतलाऊंगा तो पता नहीं वह कैसा रिएक्ट करेगा और फिर कहीं आनंद फानन में वह विदेश जाने का बात भी कैंसिल ना कर देवे। क्योंकि दिनेश बहुत गुस्से वाला था। वह माँ बाप को बहुत ही ऊंची आवाज में बात किया करता था। अगर पैसों की जरूरत अगर पड़ती थी तो फट से फोन करता था, लेकिन माँ बाप कहते थे कि बेटा अभी पैसे नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, तो वह बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता था और बोलने लगता था कि आपको सपने देखने से पहले सोचना चाहिए था कि पैसे जब नहीं है तो बेटे को क्यों पढ़ा रहे हैं। अब मेरे सारे दोस्त हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। दिनेश माँ बाप की तकलीफों को नहीं समझता था, लेकिन माँ बाप पढ़ाने के लिए सोच लिए थे, इसलिए अब दिनेश की बातों से उसके वचन से वाकिफ थे। इसलिए दिनेश को बिन बतलाए ही सुलेखा और मदन ही 50,000 रुपए और इकट्ठा करने में जुट गए। 50,000 रुपए तो लगभग किसी प्रकार से जुट ही गए, लेकिन थोड़े बहुत और जो गहने गिटो थे वे भी सुलेखा गिरवी कर दी थी। अब 3 लाख रुपए पूरे अपने बेटे दिनेश को दे दी थी। दिनेश बाहर विदेश चला गया माँ बाप का आशीर्वाद लेके। एक माँ बाप को अपने बेटे के प्रति कितने सपने होते हैं, कितने अरमान होते हैं, और वो भी जब एक बेटा हो तो दिनेश एकलौता बेटा था और सुलेखा के मदन का बहुत सारा सपना था। सुलेखा उन सपनों को अब अपने आंखों से देखना चाहती थी। इधर साल भर बीतने वाले थे। सुलेखा बहुत सारे सपने संजोए हुए थी कि मेरा बेटा जब जॉब करेगा तो मैं सबसे पहले अपना गिरवी गहना छुड़वाऊंगी, फिर उसके बाद खेत खलिहान, और उसके बाद इस गांव की जो भूमि है उस पर बहुत अच्छा से घर बनवाऊंगी। घर तो सुलेखा का था, बहुत ही अच्छा था, बड़ा था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। इसलिए सुलेखा सोचती थी कि अब बहुत अच्छा घर बनवाऊंगी, फिर उसके बाद गाड़ी मोटर लूंगी और उसके बाद अपने बेटे की शादी करूंगी, अपने मनपसंद की बहू लाऊंगी घर में। लेकिन सुलेखा बस ये सपने देख रही थी। उसे क्या पता था कि यह सपना टूटने वाला है। इसी से उम्मीद भी ज्यादा नहीं लगाना चाहिए कि उम्मीद तार तार हो जाए, क्योंकि एक बार जब उम्मीद टूटता है तो आदमी खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाता है। दिनेश तो इधर विदेश में आकर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हुए ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा जो माँ बाप से मांग कर लाया था, और उसे अब 6 महीने के भीतर ही दिनेश को जॉब लग गया। अच्छा पैसा कमाने लगा। लगभग 80,000 रुपए शुरुआत में ही मिल गया था। 1.5 लाख रुपए महीने का उसको जॉब लगा था विदेश में। विदेश में पैसों की लेकिन उसे फिर भी कमी ही हो रही थी। 1.5 लाख उसके लिए कम पड़ रहा था, क्योंकि अब वह विदेश में ही अपना घर जमाना चाह रहा था, घर बसाना चाह रहा था। वहां पर एक लड़की को भी पसंद करने लगा था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की का सपना था कि विदेश में ही रहे और घर बसाए। इसलिए उस 1.5 लाख रुपए को अब दिनेश जमा करने लगा था। उसके माँ बाप के दिए हुए पैसे भी अभी 1.5 लाख रुपए बचे हुए थे, क्योंकि जॉब में और पढ़ाई में तो बस 6 महीने ही इन्वेस्ट हुआ, उसमें बस 1 लाख रुपए खर्च हुए थे और 50,000 रुपए ऐशो आराम में वह खर्च कर चुका था। 1.5 लाख रुपए अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि जहाँ पर वह पढ़ाई के लिए जा रहा था वहाँ पर सब खान पान रहने का जगह सब तो फ्री में ही था, तो उसके तो सारे पैसे बच ही गए थे। लेकिन वह माँ बाप को बताना सही नहीं समझा। उसे जॉब लग गया था। सुलेखा को पूरा उम्मीद था कि मेरा बेटा को जब सबसे पहले जॉब लगेगा तो फोन करके मुझे ही बताएगा कि माँ मुझे जॉब लग गया है। लेकिन इधर तो दिनेश कुछ भी नहीं बोला। वह तो चाह रहा था कि माँ बाप को पता ही ना चले कि मुझे जॉब लगा है। 6 महीने में ही जॉब लग गया था, इसलिए दिनेश के पास अब पैसे जमा होने लगे थे और इधर सुलेखा और मदन बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना किसी प्रकार से गुजारा चला रहे थे। इधर सुलेखा उन बच्चों को, गांव वाले की बहुओं को, लड़कियों को और शहर से भी सब लोग आने लगे थे मिठाई बनाने, उनका कारोबार सीखने के लिए। और सुलेखा उन कामों में बहुत आगे बढ़ गई थी, बहुत पैसे कमाने लग गई थी।
लेकिन धीरे धीरे उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, इसलिए वह बिजनेस कुछ दिनों के लिए बंद कर दी थी। अब उसका खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए घर में ही कुछ किराएदार को लगा दी थी, जिससे उसके पैसे आ रहे थे तो उसके खाने पीने का अच्छे से और दवा दारू का पैसा निकल जाता था। दिनेश भी इधर जॉब करते करते अब 6 महीने पूरे होने वाले थे। अब सुलेखा सोच रही थी कि अब मेरे बेटा का साल भर होने वाला है, जॉब लग जाएगा तो मेरी सारी तकलीफें मिट जाएगी। लेकिन इधर तो दिनेश को 6 महीने पहले ही जॉब लग गया था। अब उन 6 महीने के पैसों से वो विदेश में ही बहुत अच्छा से जमीन ले लिया था और कुछ कर्ज लेकर भी जमीन जायदाद में इन्वेस्ट किया था। बहुत अच्छा घर बनवा लिया था और वहीं पर अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर लिया था। अब दोनों सर्विस वाले थे, कमाने वाले थे, इसलिए घर का कर्ज भी जल्दी ही चुकता हो गया। दिनेश अब विदेश में रह रहा था, माँ बाप को तो फोन कर ही नहीं रहा था और इधर से फोन अगर सुलेखा करती तो फोन लग ही नहीं पाता था, क्योंकि दिनेश ने नंबर ही चेंज कर दिया था। अब तो धीरे धीरे करते करते 1.5 साल हो गए। सुलेखा चिंतित होने लगी। एक दिन मदन से बैठी हुई थी तो बोली, जान सुनते हैं जी, मेरा बेटा विदेश में पता नहीं किस प्रकार से रह रहा होगा। 1.5 साल हो गए। उसने तो बोल के गया था कि मुझे साल भर में माँ जॉब लग जाएगा। अब तो 1.5 साल हो गए। उधर से ना एक फोन आया, ना चिट्ठी आई, ना कोई खोज खबर है। उधर से तो फोन लगाने पर कुछ पता ही नहीं चलता है। मदन बोलते हैं, ठीक ही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कैसे अपने बेटे की खोज खबर करें। इसी प्रकार से वक्त बीतता है। दोनों अपने बेटे की याद में बहुत ही परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया है। ठंड का मौसम था। एक दिन मदन जी बोले, अब तो मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी जाकर विदेश जाकर पता लगाऊं। इस पर सुलेखा बोलती है, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं, उन पैसों को अब कुछ तो जमा करना होगा। मेरी भी तबीयत मेरा भी ठीक हो गया है। मैं सोच रही हूँ फिर से अपना मिठाई का कारोबार शुरू कर दूँ, क्योंकि फोन जब आप लगाते हैं तो मेरा बेटा तो उठा ही नहीं पाता है। पहले कितने अच्छा दिन था, शहर में पढ़ाई लिखाई करता था तो बहुत अच्छा रहता था, कम से कम वो फोन नहीं करता था तो इधर से हम दोनों ही फोन करके बात कर लिया करते थे। उसे तो आदत है मेरे बेटे को फोन करके माँ बाप को खोज खबर नहीं देने का। पता नहीं किस प्रकार से रह रहा होगा। 3 लाख रुपए ही तो बस लेके गया था और वो अभी विदेश में। पता नहीं किस प्रकार से गुजर बसर हो रहा होगा। उसको नौकरी लगा भी कि नहीं। अगर फोन लग पाता तो हंसी खुशी पूर्वक बातचीत कर लिया करते, लेकिन अब तो 1.5 साल हो गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गांव वाले भी बहुत सारे बात बनाने लगे हैं। कोई कहता है कि बेटा आप कभी लौट कर आएगा ही नहीं, वो विदेश में अपना घर द्वार जमा लिया है, घर बसा लिया होगा। तो कोई कहता है कि कहीं वह भूल भुला या मर तो नहीं गया। मुझे बहुत चिंता होता है जी। लोगों के कई कई बातें सुनकर मेरे कान फटने लगते हैं। इस पर मदन बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, हम अभी जाकर अपने बेटे का पता लगाते हैं। और मदन घर से निकल जाते हैं। रास्ते में बैठते हेराते हुए किसी प्रकार से वह विदेश पहुंच जाते हैं। उन्हें पढ़े लिखे होने के कारण उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जब वह विदेश पहुंचते हैं तो उनको एक खबर मिलता है जो वह सुनकर बहुत ही चकित हो जाते हैं। जब वह अपने बेटे दिनेश का नाम लेते हैं विदेश में पुलिस स्टेशन में, तो उन्हें पता चलता है कि दिनेश जो कॉलेज में पढ़ने आया था उनका पढ़ाई तो कब का खत्म हो चुका था। इसलिए मदन सोच में पड़ जाते हैं कि जब पढ़ाई खत्म हो गया था तो हम क्यों फिर से अपना गांव शहर क्यों नहीं आया। उस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि अब मैं अच्छे से आपके बेटे की पता लगाकर बताता हूँ, क्योंकि मदन बहुत ही पढ़े लिखे होने के कारण कहीं खोज खबर नहीं किए थे, सीधे पुलिस स्टेशन पर चले गए थे। वह चाहते थे कि वहीं से मुझे सब पता चल जाएगा। उनका कितना सपना था कि मेरा बेटे आए, मैं बेटे की शादी करूंगा, घर परिवार बसेगा, कितना अच्छा से पूरा परिवार साथ में रहेगा।
लेकिन इधर तो बेटा 6 महीने में ही कोर्स पूरा कर चुका है और जॉब भी उसे लग गया है। जब यह बात पता चला तो मदन को बहुत ही झटका लगा, लेकिन वह पुलिस द्वारा पता लगाने पर अब उसके ऑफिस जा पहुंचे थे। जब वहां पर मदन अपने बेटे दिनेश को बहुत ही अच्छे से एक रूम में, एसी का रूम था और बहुत ही अच्छा था, गरम गरम पूरा माहौल था। ठंड के मौसम में भी वहां पर गर्मी सा फील होता था। इतने बड़े अफसर था दिनेश और वहां पर उसे मिलने के लिए अपार्टमेंट लेना पड़ता था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अपने बेटे से किस प्रकार से मिलूं। कर्मचारियों ने उन्हें रोक कर रखा था। 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद मदन को दिनेश से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन मदन अब चाहता था कि मैं अपने बेटे से मिलूं, तो उसे बिना बताए ही वह नाम कुछ और ही बताया था। और उसके बाद जब दिनेश से मिलने गया तो अपना मुंह भी ढक लिया। दिनेश बोला, जी बोलो, किस काम के लिए आए हो? मदन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस एक चिट्ठी लिखा था और वह देकर वहां से चला गया। जब चिट्ठी दिनेश पढ़ा तो वह समझ गया कि लगता है माँ और बापूजी मुझे यह चिट्ठी भिजवाए है, उन्हें मेरे जॉब के बारे में पता चल गया है। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुम तो विदेश जाकर मुझे भूल ही गए हो, अपने माँ बाप को भूल गए। यहाँ पर तो तुम बोल कर गए थे कि जॉब जब लग जाएगा तो अपना घर छोड़वाऊंगा, खेत छोड़वाऊंगा, माँ के गहनों गिरवी था वह सब छोड़वाऊंगा, पैसे भेजूंगा। पैसे तो दूर की बात है, तुमने तो एक फोन कॉल भी नहीं किया और अपना परिवार भी यहीं पर बसा लिया, सुनने में आ रहा है। दिनेश समझ गया था कि पिताजी को लगता है सब पता चल गया। उसी समय वह फोन अपने माँ के पास लगाया। हेलो माँ। उस पर उधर से सुलेखा बोलती है, हाँ बेटा दिनेश, तुम्हारे कितने दिनों के बाद फोन आ रहा है, ठीक हो ना? मैं यह क्या सुनने में मुझे आ रहा है, तुम्हें जॉब भी लग गया है और तुम परिवार भी बचा ली हो। मेरे सपने को तो तार तार कर दिए हो बेटे, और जॉब लग भी गया तो तुम फोन भी नहीं किए। क्या तो तुम्हें को तो साल भर पहले से ही जॉब लग चुका है। तुम पैसे भेजने के चलते अपने माँ से बात भी करना बंद कर दिए। इस पर दिनेश बोलता है, नहीं माँ, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हो गया था। मैं अब आपके पास शहर आ रहा हूँ, वहीं पर रहूँगा और वहीं पर जॉब भी करूँगा। मेरा ट्रांसफ़र मैं 2-3 महीने में करवा लूँगा, आप चिंता मत कीजिएगा। इस पर फिर फ़ोन कर देता है। मदन भी वहीं पर कर्मचारियों के साथ में लगा हुआ रहता है और दिनेश की बात सुनता है। दिनेश अपनी पत्नी से बात करता है, मेरे माँ बाप अब मुझे अपने घर शहर बुलाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि विदेश से अच्छा है कि वहीं पर जाकर रहा जाएगा। विदेश में तो घर है ही है, यहाँ पर मैं किराए में लगा दूंगा, जिससे पैसा भी अच्छा आएगा और फिर हम वहाँ पर शहर में कुछ साल रहने के बाद फिर यहाँ पर विदेश में आकर रहेंगे। सोच रहे हैं माँ बाप को भी नहीं होगा तो विदेश में ही यहीं पर लाकर रखेंगे। वह भी तैयार हो गई तो वह बोले कि दिनेश, तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। तुम अपने माँ बाप से मिलकर कोशिश करो कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ विदेश में ही लेकर आ जाओ। दिनेश भी मान जाता है। इधर मदन अपने घर गांव शहर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सब बात बताता है। दोनों के आंखों में आंसू थे। उस रात खूब दोनों रोए थे और 2-4 दिन के बाद दिनेश भी घर आ गया था। लेकिन माँ का चेहरा उतरा हुआ था। वह दिनेश के गले भी नहीं लगी, हाल चाल भी नहीं पूछी और ना पानी भी पीने के लिए दी। पहले तो जब दिनेश शहर से पढ़ कर आता था तो सुलेखा गले लग जाती थी और उसे पानी खाने पीने का पूछती थी, कैसे हो हाल चाल, लेकिन अब कुछ भी नहीं पूछी। दिनेश भी अब समझ गया था कि माँ बाप को बहुत बड़ा झटका लगा है। वह बोला, माँ तुम तो मुझे भूल ही गई, चिंता क्यों कर रही हो? मुझे मेरा मोबाइल भूल गया था, इसलिए फ़ोन नंबर भी नहीं मिल पा रहा था। कैसी प्रकार से पता लगा कर तुम्हारा मोबाइल नंबर मैं निकलवाई और उसके बाद फ़ोन किया हूँ। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या हुआ, घर बस गया तो? मैं उस लड़की से प्यार करता था, पसंद करता था, इसलिए वहीं पर शादी कर लिया। और जहाँ तक घर द्वार की बात है तो विदेश में बहुत अच्छा घर भी ले लिया हूँ। यहाँ पर अब खेत छोड़वाने की क्या बात है? खेत से अब हमारा क्या
लेना देना है। मैं इतना पैसा तो 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, इससे हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। और जहाँ तक गहने गीठों की बात है तो माँ, इस उम्र में आप गहने पहन कर आखिर करोगी ही क्या? इस पर सुलेखा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बोलता है, वो मेरे खानदानी गहने हैं बेटा, तुम क्या समझो अदरक का स्वाद। वो मुझे गहना बहुत प्यारा है। मैंने तो पढ़ा लिखा कर तुम्हें काबिल बनाया और तुम जब बड़े अफसर बन गए तुम मुझे ही समझा रहे हो। वह गहना गीठो छुड़वा लो, मेरे बहू के काम आएगा। उस पर दिनेश बोलता है, आपके बहू को यह सब गहना ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जहाँ तक घर के बात है तो घर जर्जर हो या कुछ भी, अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है। आप दोनों मेरे साथ विदेश रहने चलिए। और दोनों को फुसला बहला कर किसी प्रकार से दिनेश विदेश लेकर आ जाता है। विदेश में आने के बाद माँ बाप को बहू अच्छे से स्वागत करती है। संस्कारी बहू जैसी साड़ी पहन कर रहती है और बहुत अच्छे से स्वागत करती है। सुलेखा भी कोई बात नहीं है, सोचती है मन ही मन और खुश होती है कि विदेश में भी रहकर संस्कार इसमें है। दिनेश समझा बुझा दिया था फोन पर, इसलिए उसकी पत्नी इस प्रकार से अच्छे से व्यवहार कर रही थी। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर से रवैया बिगड़ गया। दोनों ऑफिस चल जाते थे और सुलेखा और मदन घर पर अकेले रहते थे, जिससे अब दोनों को मन ही नहीं लगता था। वह अब घूमना फिरना चाहते थे, लेकिन दिनेश और उसकी पत्नी हरदम चिल्लाते थे। दिनेश बोलता था, इस बुढ़ापे में आप बाहर घूमकर क्या कीजिएगा, ज्यादा मन नहीं लग रहा है तो घर में काम काज कीजिए। और उसकी पत्नी, दिनेश की पत्नी, सारे नौकर चाकर को घर से निकाल देती है। अब घर का जो भी काम होता है दोनों को करना पड़ता है। ऐसे तो सुलेखा अपने गाँव में काम करती ही थी। दिनेश बोलता है, क्या माँ, आप भी क्यों चिंता करने लगती हो? अपने गांव में तो आप खाना पीना बनाती ही थी, यहाँ पर भी तो वही सब काम करना है। बस आपको खाना पीना झाड़ू पोछा ही तो लगाना है। गांव में जब आपको कुछ संकोच नहीं होता था तो यहाँ पर क्या संकोच। और वैसे भी आपकी बहू भी तो घर में बैठी नहीं रहती है, काम काज करती है, 2 पैसे कमाती है। 1.5 लाख रुपए मेरे आते हैं, 1.5 लाख रुपए इसके भी आते हैं। समझो 3-3 लाख रुपए हर महीने के आते हैं। इन पैसों से हमारा कितना अच्छा से जिंदगी गुजर बसर होता है। और आप ही के चलते तो नौकर चाकर को घर से बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि आपको घर में मन नहीं लगता है। आप घर पर काम काज कीजिएगा, घर को स्वस्थ रखिएगा, अच्छा फ्रेश रखिएगा तो आपका ही मन लगेगा। और बेटा बहुत वहां से चले जाते हैं। वहां पर सुलेखा और मदन की आंखों में आंसू आ जाता है। दोनों रोते हुए हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा कितना बदल चुका है। वैसे तो मेरा बेटा अपने माँ बाप को तो थोड़ा भी भाव प्यार नहीं देता था। वह हमेशा माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात करता था। एक दूसरे से मदन और सुलेखा बातें कर रहे थे। उसके तो शुरू से ही माँ बाप के आंसू दिखते ही ना थे, ना मेहनत दिखता था कि कितनी मेहनत करके माँ बाप दोनों उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाए हैं। लेकिन आज मेरे एहसान मानने की बजाय आज मुझ पर ही फिर से चिल्ला रहा है। अपनी पत्नी का देख रहा है, अपने पैसे देख रहा है और माँ बाप का जिंदगी नहीं। इससे तो अच्छा जी हम गांव में ही अपने शहर में ही ठीक थे, वहीं पर चलते हैं। और एक दिन जब रात को दिनेश आया और उसकी पत्नी, तो दिनेश से मदन बात कर रहे थे, बेटा हमें विदेश में मन नहीं लग रहा है। मुझे तो अपने गांव हरे भरे खेत खलिहान वहीं पर मन लगता था, मुझे अब वहीं पर जाना है। तुम लोग को भी बहुत तकलीफ होती है मेरे खर्चे उठाने में, चिंता मत करो, मुझे अपने गाँव ही भेज दो। तुम्हारे पैसों की भी जरूरत नहीं है, हम दोनों अपना खुद का ख्याल रख लेंगे। क्योंकि जब भी तबीयत खराब होता है हम दोनों का तो तुम बहुत चिल्लाने लगते हो। तुम्हें तो बस अपने पैसे दिखते हैं, यह नहीं दिखता है कि माँ बाप का अब उम्र हो गया है तो तवा दारू तो खर्च तो हो गए ही। लेकिन तुम इसकी भी चिंता मत करो, तुम मेरे खेत खलिहान भी नहीं छुड़वाना चाहते हो, कोई बात नहीं है। गहने माँ की गिरवी है वो भी नहीं छुड़वाना चाहते हो, वो भी कोई बात नहीं है। मैं अपने उस घर खंजर घर में ही बहुत अच्छे से खुश रह लूँगा, मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। कुछ मेहनत करके हम दोनों उस घर को भी ठीक करवा लेंगे, बस मुझे अपने गाँव पहुँचवा दो। इस पर दिनेश बोलता है, बस 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 कीजिए पिताजी, यह बात क्या कर रहे हैं? आपका घर? कौन सा घर? उस शहर में जो, उस गांव में जो घर था वहां पर मुझे फैक्ट्री बैठाना है, इसलिए वह घर को अब मैं गिरा चुका हूँ। वहां पर बहुत बड़ा फैक्ट्री मेरा बैठने वाला है, मैं खुद का मालिक बनने वाला हूँ बिजनेस में। एक दूसरों की मैं ऑफिस में काम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है मुझे बड़े ओहदे पर जॉब लगा है, लेकिन मैं खुद का अपना फैक्ट्री खोलकर बिजनेस चलाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं वह
तो घर को वहाँ पर फैक्ट्री के लिए लोगों को भी जमा कर लिया है, मजदूरों को। आप अपना वहाँ पर जाना भूल जाइए। इस पर सुलेखा जी बोलती है, तुम मुझसे पूछे ऐसे कैसे फैसला ले सकते हो? अब मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो तुम लोग कहीं का भी नहीं छोड़े। अपने भरोसे भी तुम यहाँ पर मुझे तो लेकर आए हो, लेकिन मेरे दवा दारू में खर्चों में भी आंख दिखाते हो। खाने पीने के लिए भी हम मोहताज हो गए हैं। इस पर उधर से दिनेश की पत्नी आती है और बोलती है, क्यों जी, आप क्या काम करते हैं? आप भी माँ बाप से पूछ रहे हैं कि उनका घर बेच दिए? अरे वह घर भी तो आप ही का है, आप वहाँ कुछ भी करिए। और जहाँ तक माँ बाप की बात है तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए। इनकी जिंदगी ही आखिर कितने दिनों की है? जब यहाँ मन नहीं लग रहा है तो वृद्धाश्रम में अपने लोगों के साथ रहेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और सुलेखा और मदन जी अपने बेटे बहू को देखने लगते हैं। दिनेश भी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है, ठीक ही तो मेरी पत्नी कह रही है। जब आपको मेरे घर में मन नहीं लग रहा है और आप जानते हैं कि मुझे दवा दारू पैसे खर्च होने में आप पे प्रॉब्लम है, आप ये सब भी जानते हैं, तो आप क्यों मेरा भार सह रहना चाह रहे हैं? आप जाकर वृद्धाश्रम में ही रहिए। मैं कैब बुक करके कल सुबह ही आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगा। इस पर सुलेखा जी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वृद्धाश्रम भेजने के लिए? तुम दोनों ने कैसे फैसला कर सकते हो कि हम दोनों वृद्धाश्रम जाकर रहे? तुम्हें किसने हक दिया है? इस पर मदन भी बोलते हैं, ठीक ही तो सुलेखा कह रही है। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें बचपन से बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर, कितने मेहनत मजदूर करके इतने बड़ा काबिल ऑफिसर बनाए। इस पर बीच में ही दिनेश रोकते हुए बोलता है, क्या क्या बोले? आपने मुझे इतना बड़ा ऑफिसर बनाया? यह मत भूलिएगा कि मैंने अपने बल पर इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतना मेहनत करके इस काबिल बना हो। नहीं तो गांव के और भी माँ बाप है, देखिए उसके बच्चे अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ता लिखता नहीं तो इस प्रकार से मुझे जॉब नहीं लगता। इस पर दिनेश के एक चपाट मदन लगाते हैं गाल पर और बोलते हैं, क्या बोला तुम? अपने मेहनत से? अरे माँ बाप खून पसीने से चीज चीज कर पैसा तुम्हें दिए, जब पैसा नहीं रहता तो तुम पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं? और यह भी बात मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम्हें जब 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी तो तुम 15 रुपए मांगते थे, ज्यादा पैसा मांगते थे। और विदेश आने में भी तुम्हारे को जब 2 लाख की जरूरत थी तो तुमने 3 लाख रुपए मांगे। ये सब मुझे और तुम्हारी माँ को पता है, लेकिन फिर भी हर पैसे हर फर्ज हम लोग निभाए कि कोई बात नहीं है, मेरा बेटा ही तो है, उन्हें कोई चीज़ की दिक्कत ना हो सकता है कुछ और खर्च के लिए मांग रहा हो, इसलिए बीच में हम दोनों नहीं बोलते थे। और तुमने जितने पैसे मांगे वह दोनों देते थे। हम दोनों गांव में कितने खुश थे, तुम्हारे बिना भी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक एहसान है तुम पे, तुम वह जो फैक्ट्री बैठा रहे हो, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो वह खाली करवा कर ही रहूँगा। और जहाँ तक कैब की बात है तो तुम दोनों अपने लिए कैब बुक करवा के रख लेना 20-25 साल के बाद, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी तो तुम्हें वृद्धाश्रम ही छोड़ने आएंगे। दोनों दिनेश और दिनेश की पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुलेखा बोलती है, एक बात कान खोल के और भी सुन लो, तुम दोनों कौन होते हो फैसला लेने वाले कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना है? अरे बचपन में तो मैं तुमको अनाथालय में नहीं भेजी, तुम तो मेरे लिए भार नहीं थे। यह दिनेश सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ जाता है। उसे याद आने लगता है कि किस प्रकार से माँ बाप मुझे मेहनत करके पढ़ाए लिखाए और इस काबिल बनाए हैं। दिनेश अपनी पत्नी की ओर देखता है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था, अब तो विदेश में वह रम गया था और उसकी पत्नी और दिनेश को माँ बाप को रखना गवारा नहीं था। दोनों सुबह सुबह ही उठकर अपने गांव की ओर बढ़ जाते हैं शहर। कुछ पैसे उनके पास जो होते हैं उन पैसों से अपने शहर गांव आ जाते हैं और गांव आने के बाद पुलिस में केस दर्ज करवा कर अपने बेटे के प्रति ही केस करवा करके उस फैक्ट्री को बनने से रोकते हैं, खिलाफ करवाते हैं और दिनेश पे केस ठोकते हैं। दिनेश को अब मजबूरन में उस घर को बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है और एक कागजात भी रहता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें गहने और खेत खलिहान से पढ़ाई लिखाई में सारे जितने भी खर्च है अब दिनेश को देना पड़ेगा। दिनेश मदन और सुलेखा को उनका खेत और गहने गिठो भी गिरवी छोड़वा कर देता है, उनसे माफ़ी मांगता है। माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बस अपना देखा, आप दोनों का तो कभी जीवन में देखा ही नहीं। लेकिन अब सुलेखा और मदन अपने बेटे पे भरोसा नहीं करना चाहते थे। वह जानते थे कि किसी प्रकार से मुझे बेटा शायद फुसला रहा है, इसलिए उनकी बात एक बूंद भी नहीं सुने। अब दिनेश समझ चुका था कि माता पिता मेरी बात नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए वह अपने विदेश में जाकर रम बस गया, वहीं पर जिंदगी जीने लगा। और इधर सुलेखा और मदन भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे। जो खेत खलिहान था उनको बंटवारा पे दे दिया था, उनसे कुछ पैसे आते थे, उनसे उनका घर खर्च चल जाता था। और फिर सुलेखा भी अपने मिठाइयों का कारोबार शुरू कर दी थी, अन्य गाँव की लड़कियों और बहुओं को सिखाती थी। शहर से भी सब आते थे सीखने के लिए, इसलिए सुलेखा का भी कारोबार अच्छे से चलने लगा। उन दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजर बसर होने लगी थी और सरकार की तरफ से भी वृद्धाश्रम पैसा भी
आने लगा था, इसलिए अब उन दोनों खुशहाल रहने लगे थे। लेकिन मरने के बाद उन दोनों ने सारी जमीन जायदाद सब वृद्धाश्रम के नाम करवा दिए थे। वह जानते थे कि जिनके बच्चे उनको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं तो इन्हें वृद्धाश्रम ही छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों को किसने हक दिया है आखिर, इसलिए वृद्धाश्रम के नाम मरने के बाद सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी करवा देते हैं। और दिनेश भी कभी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखता है। लेकिन बात तो सही है दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितने भी परेशान होते हैं तो उन्हें अनाथालय नहीं भेजते हैं। तो जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चों को किसने आखिर हक दिया है माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने के लिए? आप मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि यह कहानी कैसी लगी, और अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।